सुबह की ठंडी हवा में जब पूरे शहर की सड़कें अभी अभी नींद से जागी थीं और इक्का दुक्का लोग अपने अपने काम पर निकल रहे थे, तभी आर्या नाम की एक लड़की अपनी स्कूटी धीरे धीरे चलाते हुए सड़क पर बढ़ रही थी। वह साधारण सलवार सूट में थी, चेहरा भोला और मुस्कान सादगी से भरी हुई थी। अगर कोई अनजान व्यक्ति उसे देखता तो यही समझता कि वह किसी छोटे कस्बे या गांव की रहने वाली आम लड़की है, जिसे शायद कोई पहचानता भी ना हो। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि आर्या जिले की सबसे सख्त और ईमानदार पुलिस अधिकारी एसपी नंदिता वर्मा की इकलौती बेटी है। आर्या का स्वभाव अपनी मां से बिल्कुल उल्टा था, नरमी, विनम्रता और शांति से भरा हुआ। जहां मां कानून की किताब लेकर अपराधियों से भिड़ जाती थीं, वहीं बेटी को बस अपनी पढ़ाई लिखाई और दोस्तों में रहना अच्छा लगता था। उस सुबह आर्या को अपनी बचपन की सहेली मीनाक्षी की शादी में जाना था। इसी उत्साह में उसने जल्दी से तैयार होकर स्कूटी निकाली और सड़क पर निकल पड़ी। शादी का निमंत्रण पत्र उसकी छोटी सी पर्स में रखा था, जिसे वह बार बार देखकर खुश हो रही थी। उसे बचपन की सारी यादें ताजा हो रही थीं कि कैसे वह और मीनाक्षी घंटों खेला करती थीं, और अब वही सहेली शादी के मंडप में बैठने जा रही थी। यही सोचते हुए वो बाजार की भीड़ भरी सड़क पर पहुंची। वहां दुकानों के शटर धीरे धीरे उठ रहे थे, चाय वालों की दुकानों से भाप उठ रही थी और सब्जी वालों की ऊंची आवाजें पूरे माहौल को गुलजार कर रही थीं। बाजार पार करते ही उसने देखा कि आगे सड़क किनारे 5-6 पुलिस वाले खड़े हैं, जो गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। आमतौर पर आर्या कभी पुलिस वालों से नहीं डरती थी। आखिर उसकी मां खुद पुलिस विभाग की बड़ी अधिकारी थी। लेकिन उस समय उसने अपनी पहचान को बिल्कुल छिपाए रखा, ताकि कोई उसे अलग नजर से ना देखे। उन पुलिस वालों में एक इंस्पेक्टर भी था, जिसका नाम राघव चौहान था। राघव उसी थाने में तैनात था जहां एसपी नंदिता वर्मा अक्सर द्वारा करती थी। नंदिता उसे अपना अच्छा जानकार मानती थी और कभी सोचा भी नहीं था कि वही इंस्पेक्टर उनकी बेटी की जिंदगी का सबसे कड़वा अनुभव बन जाएगा। जैसे ही आर्या वहां पहुंची, राघव ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। आर्या ने आज्ञाकारी अंदाज में स्कूटी साइड में लगाई और मासूमियत से उनकी ओर देखा। तभी राघव ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, अरे मैडम, कहां जा रही हैं इतनी जल्दी, और वो भी बिना हेलमेट के लगता है। आज तो चालान कटेगा ही, वरना आप लोगों का एटीट्यूड कभी नहीं सुधरेगा। उसकी आवाज में व्यंग्य और तिरस्कार साफ झलक रहा था। आर्या ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, सर माफ कीजिए, मैं जल्दी में थी, इसलिए हेलमेट लेना भूल गई। पास ही एक शादी में जा रही हूं, अगर आप चाहें तो छोड़ दीजिए। और रही बात, तेज चलाने की तो मैंने स्कूटी बस 30 की स्पीड पर चलाई थी, लेकिन इंस्पेक्टर की आंखों में जैसे कोई आग जल उठी। उसने भड़कते हुए कहा, ओह, तो अब तू हमें सिखाएगी कि कानून क्या होता है? बहुत जुबान चल रही है, बदतमीज लड़की अकड़ दिखा रही है। इतना कहते ही उसने गुस्से में आर्या के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस थप्पड़ की गूंज वहां खड़े राहगीरों तक पहुंची, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। सब लोग तमाशा देखने में व्यस्त रहे। आर्या को अब तक यह समझ आ गया कि यह इंस्पेक्टर अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा है और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने पर उतारू है। उसने शांत स्वर में कहा, सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं 5,000 रुपए दूं, और वैसे भी इतनी मामूली गलती का इतना बड़ा चालान नहीं होता। लेकिन राघव और ज्यादा भड़क गया और बोला, तेरे बाप की सड़क है क्या? जब मन किया स्कूटी निकाल ली, ज्यादा बकवास मत कर, वरना तुझे अभी जेल भेज दूंगा। जल्दी से 5,000 का चालान भर, नहीं तो स्कूटी के साथ तुझे भी लॉकअप में डाल दूंगा। उसकी आवाज इतनी कड़वी और ऊंची थी कि आसपास के लोग सहम गए। आर्या ने झटके से कहा, मुझे हाथ मत लगाइए, जानते नहीं हैं मैं कौन हूं। भलाई चाहते हैं तो मुझे जाने दीजिए, वरना जो होगा उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सुनकर राघव का चेहरा लाल हो गया और उसने फिर से उसे जोर से थप्पड़ मारा।
अब आर्या का धैर्य टूट चुका था। उसके मन में एक ठान बन चुकी थी कि इस अहंकारी इंस्पेक्टर को कानून के जरिए सबक सिखाएगी, मगर फिलहाल उसके पास कोई रास्ता नहीं था। आसपास खड़े लोग सब कुछ देख रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इंस्पेक्टर ने पास खड़े 2 सिपाहियों को इशारा किया और बोला, पकड़ो इसे और थाने ले चलो। बहुत हवा में उड़ रही है, अब इसे जमीन पर लाना पड़ेगा। दोनों सिपाही आगे बढ़े और आर्या के हाथ कसकर पकड़ लिए। आर्या ने पूरी ताकत से झटका दिया और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज बस इतनी ही निकल सकी, आप लोग मुझे यूं जबरन नहीं ले जा सकते, ये गैरकानूनी है। मगर उसकी आवाज उस समय पुलिस वालों की हंसी और भीड़ की खामोशी में दब गई। स्कूटी सड़क किनारे खड़ी रह गई और आर्या को घसीटते हुए थाने की ओर ले जाया गया। दिल में डर और आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन उसकी आत्मा में एक अडिग संकल्प था कि चाहे जो हो, वह इस अपमान को यूं ही नहीं जाने देगी। यह सिर्फ उसका नहीं, बल्कि हर उस लड़की का सवाल है जिसे वर्दी की आड़ में दबाने की कोशिश की जाती है। थाने की जर्जर दीवारें और जंग लगे लोहे के गेट से गुजरते हुए जब आर्या को 2 सिपाही खींचते हुए भीतर ले गए, तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि शादी में जाने की तैयारी अचानक ऐसे अपमान और भय में बदल जाएगी जहां लोग उसे अपराधी समझकर देखेंगे। थाने के अंदर प्रवेश करते ही माहौल बिल्कुल अलग था। एक और कुछ लोग रिपोर्ट लिखवाने आए थे, जिनमें से कोई चोरी की शिकायत कर रहा था तो कोई गुमशुदगी की। मगर पुलिस वालों की बेरुखी हर जगह झलक रही थी। कोई फरियादी घंटों से कुर्सी पर बैठा था, मगर उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। और दूसरी ओर डेस्क पर पैर फैलाकर बैठे हुए इंस्पेक्टर राघव चौहान पूरी शान से हुकूमत झाड़ रहा था। उसने जैसे ही आर्या को भीतर आते देखा, जोर से हंसा और बोला, अरे आ गई, हमारी खास मेहमान, जल्दी चाय लाओ, जरा और सुनो। सब लोग, आज हम कानून तोड़ने वाली एक बदतमीज लड़की को सबक सिखाने वाले हैं। सब ध्यान से देखो, ताकि दोबारा कोई भी पुलिस से भिड़ने की हिम्मत न करे। उसकी ये बातें सुनकर वहां खड़े सिपाही भी हल्की हंसी दबाने लगे और माहौल एक तमाशे जैसा बन गया। आर्या का गला सूख चुका था। वह लगातार यही सोच रही थी कि उसकी मां एसपी नंदिता वर्मा अगर ये सब देख लेंगी तो क्या महसूस करेंगी। मगर फिलहाल उसके पास कोई साधन नहीं था, ना मोबाइल, न किसी को खबर करने का जरिया। इंस्पेक्टर राघव ने ऊंची आवाज में हुक्म दिया, चलो पहले झूठी रिपोर्ट तैयार करो। लिखो कि यह लड़की बिना हेलमेट तेज स्पीड पर गाड़ी चला रही थी, रोकने पर गालियां दी, धमकाया और बोली कि मुझे सस्पेंड करवा दूंगी। इसने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, इसलिए इसे गिरफ्तार किया जा रहा है। क्लर्क जैसे ही रिपोर्ट लिखने बैठा, आर्या ने साहस करके कहा, सर, यह सब झूठ है। मैंने कोई गाली नहीं दी, मैंने तो बस आपसे माफी मांगी थी और कहा था कि जल्दी में हूं, कृपया मुझे जाने दें। मगर आपने मुझे थप्पड़ मारा और जबरन खींचकर यहां ले आए। मेरी कोई गलती नहीं है। राघव ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, चुप रह जा, वरना यहीं पर ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। और फिर उसने हाथ से इशारा किया, तुरंत लॉकअप में डाल दो, इसे आज इसका पूरा एटीट्यूड निकालना है। तो सिपाही आगे बढ़े और आर्या को घसीटते हुए एक गंदे अंधेरे कमरे की ओर ले गए। दरवाजा खोलते ही अंदर से बदबू का भभका उठा। बड़े बड़े मच्छर भिनभिना रहे थे और दीवारों पर जाले टंगे थे। फर्श गीला था और कोनों में सीलन थी, जैसे किसी जानवर को बंद करने की जगह हो। आर्या को भीतर धकेल कर दरवाजा बंद कर दिया गया और बाहर से मोटा ताला जड़ दिया गया। अंदर अंधेरा इतना था कि उसे अपनी ही उंगलियां तक साफ नजर नहीं आ रही थीं। वह दोनों हाथ दीवार पर टटोलते हुए धीरे धीरे कोने में बैठ गई। उसका दिल रोना चाहता था, आंखों से आंसू बहना चाहते थे, मगर वह खुद को समझा रही थी कि अगर अभी टूट गई तो ये लोग जीत जाएंगे। बाहर इंस्पेक्टर राघव चाय की चुस्कियां लेते हुए अपनी कुर्सी पर बैठा हंस रहा था और बोला, देखा, कानून से पंगा लेना कितना महंगा पड़ता है।
अब 2 दिन लॉकअप में सड़ेगी, तब समझेगी कि पुलिस के सामने जुबान चलाने का क्या अंजाम होता है। तभी थाने का दरवाजा खुला और अंदर आए एसएचओ विक्रम राठौर, जो पूरे थाने के प्रभारी थे। उन्होंने जैसे ही देखा कि लॉकअप में एक साधारण सलवार सूट पहनी लड़की खड़ी है, तो पूछा, ये कौन है? क्यों अंदर डाली है? राघव ने बिना हिचकिचाहट जवाब दिया, सर, ये लड़की हेलमेट के बिना स्कूटी चला रही थी और रोकने पर बहुत बदतमीजी करने लगी। कह रही थी कि तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं तुम सबको सस्पेंड करवा दूंगी। बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी, इसलिए इसे सबक सिखाना जरूरी था। विक्रम राठौर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा किया, इन लोगों का घमंड ऐसे ही उतरता है। कानून सबको बराबर सिखाना पड़ता है। उन्होंने ना तो असल वजह जानने की कोशिश की और न ही जांच की, बस इंस्पेक्टर की बात पर आंख मूंदकर भरोसा कर लिया। आर्या यह सब सुन रही थी। उसका दिल और टूटता जा रहा था। उसे साफ समझ आ गया कि यहां न्याय की उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि यहां के अफसर खुद ही अत्याचार में शामिल हैं। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, मगर उसने मन ही मन तय किया कि अगर वह यहां से निकल पाई तो हर हाल में इन दोनों को कानून के कटघरे में खड़ा करेगी। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। हर मिनट घंटों जैसा लग रहा था। उसकी आंखें बार बार गेट की ओर उठती थीं कि शायद कोई चमत्कार हो और कोई आकर उसे बचा ले, मगर सब कुछ निराशाजनक था। तभी थाने के गेट पर एक गाड़ी रुकी और भीतर कदम रखा एक ऐसी शख्सियत ने जिसकी मौजूदगी से पूरा माहौल बदल गया। वह और कोई नहीं बल्कि आर्या की मां एसपी नंदिता वर्मा थी। उनका चेहरा गंभीर था और आंखें चारों ओर सब कुछ भांप रही थीं। जैसे ही उनकी नजर लॉकअप में खड़ी अपनी बेटी पर पड़ी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अविश्वास भरी नजरों से देखा और तुरंत गेट की ओर बढ़ी। उनके मुंह से निकला, आर्या, तू यहां क्या कर रही है? किसने तुझे लॉकअप में डाला? क्या हुआ? ये सुनते ही बाहर खड़े सिपाही सकते में आ गए और दौड़ते हुए इंस्पेक्टर राघव के पास पहुंचे। मैडम, मैडम, ये तो एसपी साहब की बेटी है। राघव का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे, पसीना माथे पर छलक आया। वह घबराहट में भागता हुआ लॉकअप के पास पहुंचा और बोला, मैडम, मुझे नहीं पता था, ये आपकी बेटी है। माफ कर दीजिए, गलती हो गई। मैंने सोचा ये कोई आम लड़की है, इसलिए इसे पकड़ लाया। चलिए, अभी छोड़ देता हूं। लेकिन नंदिता वर्मा की आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क उठी थी। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, ताला खोलने की जरूरत नहीं है। पहले मुझे बताओ कि किस आधार पर इसे पकड़ा गया? क्या लिखित शिकायत है? कौन सा कानूनी दस्तावेज तैयार हुआ है? उनकी ठंडी मगर धारदार आवाज सुनकर पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। सबको लग रहा था कि अब जो होने वाला है वह किसी तूफान से कम नहीं। थाने का वातावरण अचानक भारी सन्नाटे में बदल गया। जब एसपी नंदिता वर्मा की गूंजती आवाज पूरे परिसर में फैल गई, हर कोई जैसे ठिठक गया हो। सबकी निगाहें अब उसी ओर टिकी थीं जहां एक और मां का चेहरा गुस्से से लाल था और दूसरी ओर बेटी आर्या थकी हुई आंखों और कांपते होंठों के साथ खड़ी थी। इंस्पेक्टर राघव चौहान की घबराहट छुपाए नहीं छुप रही थी। वह बार बार पसीना पोंछते हुए कह रहा था, मैडम, मैं नहीं जानता था, ये आपकी बेटी है, वरना कभी ऐसा कदम न उठाता। लेकिन नंदिता की आंखों में अब मां का भाव नहीं, बल्कि एक कड़क अधिकारी की चमक थी। उन्होंने ठंडी और सख्त आवाज में कहा, राघव, कानून किसी रिश्ते या पहचान से नहीं चलता। ये सोचकर कि ये कोई साधारण लड़की है, तुमने गैरकानूनी काम किया, थप्पड़ मारा, झूठी रिपोर्ट लिखवाई और बिना वजह जेल में डाला। क्या यही है तुम्हारा कानून का ज्ञान? अब तुम्हें सबक मिलेगा। इतना कहकर उन्होंने तिरछी नजर एसएचओ विक्रम राठौर की तरफ घुमाई और पूछा, आप पूरे थाने के प्रभारी हैं? आपकी जिम्मेदारी थी कि किसी भी नागरिक को बिना वजह परेशान न किया जाए, मगर आपने आंख मूंद कर अपने मातहत का साथ दिया। क्यों? विक्रम राठौर सकपकाकर बोला, मैडम, मैंने सोचा कि इंस्पेक्टर सही कह रहा है।
और लड़की सच में बदतमीजी कर रही थी, इसलिए रोकने की कोशिश नहीं की। नंदिता ने उसकी बात बीच में ही काट दी। सोचा, कानून सोच के आधार पर नहीं चलता, सबूत और प्रक्रिया के आधार पर चलता है। आपने अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय गैरकानूनी काम को बढ़ावा दिया, इसलिए आप भी उतने ही दोषी हैं जितना यह इंस्पेक्टर। तभी उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और गंभीर आवाज में कहा, डीएम साहब, मुझे आपसे तुरंत मुलाकात करनी है। मामला गंभीर है, मैं आपके दफ्तर नहीं आ सकती। आपको अभी इसी वक्त थाने आना होगा। पूरा थाना स्तब्ध रह गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। इंस्पेक्टर और एसएचओ दोनों एक दूसरे को दोषी नजरों से देख रहे थे, मानो कह रहे हों कि तूने मुझे फंसा दिया। उधर नंदिता की नजर अपनी बेटी पर पड़ी, जो अब धीरे धीरे रोते हुए सब कुछ बता रही थी। मां सड़क पर रोकना, झूठा चालान मांगना, थप्पड़ मारना और फिर थाने में गंदे अंधेरे कमरे में डाल देना, सब सुनकर नंदिता का खून खौल उठा। उनके भीतर का अधिकारी और मां दोनों मिलकर आग बन चुके थे। उन्होंने ठान लिया था कि अब किसी भी कीमत पर इन दोनों को बख्शा नहीं जाएगा। करीब 45 मिनट बाद थाने के बाहर सरकारी गाड़ियों का काफिला आकर रुका। गाड़ियों से उतरे डीएम अजय प्रताप सिंह, उनके साथ एसडीएम और 2 अन्य अधिकारी भी थे। थाने का माहौल और गंभीर हो गया। सब पुलिस वाले अपने अपने कोनों में चुपचाप खड़े हो गए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि आंख मिलाकर बात करे। डीएम सीधे एसपी नंदिता के पास आए और बोले, मैडम, आपने फोन पर जो कहा था, मैं पूरी बात यहीं सुनना चाहूंगा। नंदिता ने अपनी बेटी की ओर इशारा किया। यह मेरी बेटी है, मगर फिलहाल मैं इसे एक आम नागरिक की तरह देख रही हूं। इसने कानून नहीं तोड़ा, बल्कि इसे बिना वजह रोका गया, झूठा चालान मांगा गया, थप्पड़ मारा गया और फिर गैर कानूनी तरीके से लॉकअप में डाल दिया गया। मैं चाहती हूं कि आप इस मामले की जांच अभी और यहीं शुरू करें। डीएम अजय प्रताप ने गंभीरता से सिर हिलाया और आदेश दिया, सबसे पहले गवाहों को बुलाया जाए। जहां यह घटना हुई थी, वहां मौजूद नागरिकों को लाकर बयान लिया जाए। साथ ही थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी तुरंत पेश की जाए। एक सिपाही ने धीरे से कहा, सर, सड़क पर जब यह घटना हुई थी, तब कुछ लोग मोबाइल से वीडियो भी बना रहे थे। डीएम ने सख्त आवाज में कहा, तुरंत उन्हें ढूंढ कर लाओ। 2 घंटे के भीतर 3 लोग थाने में हाजिर हुए, जिनमें एक बुजुर्ग दुकानदार थे, जिन्होंने साफ कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा। लड़की स्कूटी धीरे चला रही थी, हेलमेट नहीं था, यह सही है, मगर उसने किसी से बदतमीजी नहीं की। उल्टा इंस्पेक्टर साहब ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और बहुत बुरा भला कहा। दूसरा गवाह एक कॉलेज का छात्र था, जिसने अपने मोबाइल से पूरा वीडियो बना रखा था। वीडियो स्क्रीन पर चलाया गया तो साफ दिखा, इंस्पेक्टर राघव आर्या को थप्पड़ मार रहा है, 5,000 रुपये चालान की धमकी दे रहा है और आसपास खड़े लोग सब देख रहे हैं। तीसरे गवाह ने भी यही बयान दोहराया। डीएम ने राघव की तरफ देखा और पूछा, गिरफ्तारी की क्या वजह दर्ज की है? राघव पसीना पोंछते हुए बोला, सर, उसने हमें गालियां दी और धमकाया। डीएम ने तुरंत बीच में रोक दिया और कहा, इसके सबूत हैं आपके पास। राघव खामोश हो गया, कोई जवाब नहीं दे सका। अब बारी थी थाने की सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि आर्या को बिना पूछताछ सीधे लॉकअप में डाला गया है। राघव और विक्रम दोनों मिलकर हंसते हुए बातें कर रहे हैं और किसी तरह का कोई लिखित बयान या गिरफ्तारी का कागज तैयार नहीं किया गया। एसपी नंदिता की आंखें और लाल हो गईं। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, डीएम साहब, अब सबूत आपके सामने है, अब निर्णय आपका है। डीएम ने पूरी गंभीरता के साथ कहा, यह पूरी तरह गैरकानूनी हिरासत है। भारतीय दंड संहिता और पुलिस एक्ट के तहत यह गंभीर अपराध है। कानून की आड़ लेकर नागरिकों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा थाना सांस रोक के सुन रहा था कि आगे क्या होने वाला है। डीएम अजय प्रताप सिंह की आंखों में गुस्से की चमक और आवाज में ठंडा मगर धारदार वजन था।
उन्होंने कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, इंस्पेक्टर राघव चौहान और एसएचओ विक्रम राठौर, आप दोनों के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं। आपने न सिर्फ एक निर्दोष लड़की को सड़क पर अपमानित किया, बल्कि थाने लाकर गैरकानूनी तरीके से हिरासत में डाला, थप्पड़ मारे, धमकी दी, झूठी रिपोर्ट लिखवाई और पूरे विभाग की छवि को धूमिल किया। यह आचरण भारतीय दंड संहिता की धारा 323 मारपीट, 441 गैरकानूनी तरीके से रोकना और 166 कानून के खिलाफ कार्रवाई करने की श्रेणी में आता है। इसके अलावा पुलिस एक्ट की कई धाराओं का उल्लंघन भी हुआ है। इसलिए मैं आदेश देता हूं कि आप दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और विभागीय जांच शुरू की जाए। ये सुनते ही पूरा थाना स्तब्ध रह गया। सबके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे किसी ने अचानक उनकी नींद तोड़ दी हो। इंस्पेक्टर राघव का चेहरा पीला पड़ गया, उसके होंठ कांपने लगे और आवाज गले में अटक गई। वह डीएम के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, सर, मुझसे गलती हो गई। मैं मानता हूं कि गुस्से में आकर मैंने गलत किया, लेकिन मेरा इरादा इतना बड़ा अपराध करने का नहीं था। कृपया मुझे एक मौका दीजिए। मगर डीएम की नजरें ठंडी थीं। उन्होंने कहा, कानून भावनाओं पर नहीं चलता। अगर तुम गुस्से में आकर किसी नागरिक को थप्पड़ मार सकते हो, तो गुस्से में ही किसी की जान भी ले सकते हो। ऐसे अधिकारी का पुलिस विभाग में बने रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए कोई नरमी नहीं हो सकती उधर। एसएचओ विक्रम राठौर भी पूरी तरह घबराया हुआ था। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। उसने सफाई देने की कोशिश की, सर, मैंने खुद किसी तरह का गलत काम नहीं किया, बस अपने मातहत पर भरोसा किया। मगर डीएम ने तुरंत कहा, भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए था। तुम्हारे पास जांच करने का अधिकार था, रोकने का अधिकार था, मगर तुमने चुप रहकर अन्याय का साथ दिया। इसका मतलब है कि तुम भी बराबर के भागीदार हो, इसलिए तुम्हारे खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी। विक्रम का सिर शर्म से झुक गया। वह समझ गया था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसी बीच एसपी नंदिता वर्मा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, डीएम साहब, आज आपने साबित कर दिया कि कानून वास्तव में सबके लिए बराबर है, चाहे वह पुलिस वाला ही क्यों ना हो। अगर आज मेरी बेटी की जगह कोई और लड़की होती तो शायद वह कभी इंसाफ की उम्मीद भी नहीं कर पाती। मगर आज पूरे जिले को यह संदेश जाएगा कि अब अत्याचार करने वाले पुलिसकर्मी बच नहीं पाएंगे। आर्या की आंखों से आंसू छलक पड़े, मगर इस बार वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि गर्व और राहत के थे। उसकी मां ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, बेटी, तूने जिस हिम्मत से यह सब सहा है, वही असली ताकत है। अगर तू सड़क पर खड़ी होकर आवाज ना उठाती तो शायद सच कभी बाहर नहीं आता। तूने साबित कर दिया कि एक आम नागरिक भी कानून का सहारा लेकर सच्चाई को उजागर कर सकता है। थाने में खड़े बाकी सिपाही यह सब देख रहे थे। उनके मन में डर भी था और सीख भी। अब उन्हें महसूस हो रहा था कि वर्दी पहनना जिम्मेदारी है ना, कि सत्ता दिखाने का साधन। डीएम ने जाते जाते कहा, यह मामला पूरे जिले के लिए मिसाल बनेगा। आने वाले दिनों में हर पुलिसकर्मी को प्रशिक्षण के दौरान यह केस सुनाया जाएगा, ताकि उन्हें याद रहे कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह वर्दीधारी ही क्यों ना हो। इसके बाद उन्होंने आदेश दिया कि इस पूरी घटना की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर विभागीय मुख्यालय को भेजी जाए और संबंधित अधिकारियों पर केस दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जाए। थाने में माहौल ऐसा था जैसे कोई तूफान गुजर गया हो। इंस्पेक्टर और एसएचओ दोनों अब बेजान से कुर्सियों पर बैठे थे। उनकी आंखों से अहंकार गायब हो चुका था। अब सिर्फ पछतावा और डर बाकी था। बाहर खड़ी जनता, जो अब तक चुपचाप तमाशा देख रही थी, धीरे धीरे फुसफुसाने लगी कि पहली बार देखा है, वर्दी वाले भी कानून के सामने झुक सकते हैं। कोई भी नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबने यह मान लिया था कि आज का दिन इतिहास में दर्ज हो जाएगा। आर्या अपनी मां के साथ थाने से बाहर निकली। उसके चेहरे पर थकान के बावजूद आत्मविश्वास था।
उसे अब समझ आ गया था कि कानून का सही इस्तेमाल कितना जरूरी है और गलत हाथों में कितना खतरनाक। माँ बेटी दोनों की छवि उस क्षण पूरे शहर के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। कोर्ट में मामला जैसे ही पहुंचा तो मीडिया की नजरें इस केस पर टिक गईं। अदालत कक्ष खचाखच भरा हुआ था। सामने जज गंभीर मुद्रा में बैठे थे और बाईं ओर सरकारी वकील, जबकि दाईं ओर इंस्पेक्टर राघव चौहान और एसएचओ विक्रम राठौर अपने बचाव पक्ष के वकील के साथ खड़े थे। आर्या और उसकी मां एसपी नंदिता भी मौजूद थीं। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। सरकारी वकील ने शुरुआत करते हुए कहा, माननीय न्यायालय, यह केस सिर्फ एक साधारण लड़की को थप्पड़ मारने या गैर कानूनी तरीके से हिरासत में डालने का नहीं, बल्कि यह केस पूरे सिस्टम की साख का है। अगर वर्दी पहनने वाला व्यक्ति ही नागरिकों को प्रताड़ित करेगा तो फिर जनता कहां जाएगी अदालत में? मोबाइल वीडियो फुटेज दिखाया गया, गवाहों को बुलाया गया। बुजुर्ग दुकानदार ने कहा, माननीय, मुझे सब कुछ साफ साफ याद है। लड़की निर्दोष थी। हेलमेट का चालान बन सकता था, मगर थप्पड़ मारना और 5,000 रुपए मांगना बिल्कुल गलत था। कॉलेज के छात्र ने भी वही वीडियो दिखाया जिसमें साफ दिख रहा था कि इंस्पेक्टर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। जज ने सबूतों को देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, यह स्पष्ट है कि अभियुक्तों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है और एक निर्दोष लड़की को मानसिक और शारीरिक कष्ट दिया है। यह आचरण किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बचाव पक्ष के वकील ने कहा, माननीय इंस्पेक्टर और एसएचओ दोनों को अपनी गलती का एहसास है। वे माफी मांगना चाहते हैं और यह अपराध गुस्से में हुई भूल है। जज ने गहरी नजरों से अभियुक्तों की ओर देखा और कहा, अगर यह अपराध भूल थी तो सोचिए इसका परिणाम कितना बड़ा हो सकता था। अगर यह लड़की आम नागरिक होती और उसके पीछे खड़ी उसकी मां एक उच्च अधिकारी न होती तो क्या उसे कभी इंसाफ मिल पाता? अदालत इस मामले को हल्के में नहीं ले सकती। इसलिए अदालत आदेश देती है कि इंस्पेक्टर राघव चौहान और एसएचओ विक्रम राठौर को सेवा से बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत केस चलाया जाए ताकि बाकी वर्दीधारी भी सबक ले सकें। ये सुनते ही पूरे कोर्टरूम में हलचल मच गई। मीडिया कैमरों की फ्लैश चमकने लगी, बाहर जनता तालियां बजाने लगी, क्योंकि यह फैसला जनता के पक्ष में गया था। आर्या की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ये आंसू जीत के थे। उसकी मां ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, बेटी, आज तूने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इस शहर की हर लड़की के लिए लड़ाई लड़ी है। यह फैसला इतिहास बनेगा। इस फैसले के बाद पूरे जिले में पुलिस विभाग के भीतर बड़ी हलचल मच गई। अधिकारियों ने अपने अधीनस्थों को सख्त आदेश दिए कि अब किसी भी नागरिक से अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थानों में सीसीटीवी की मॉनिटरिंग और कड़ी कर दी गई हर शिकायत की जांच उच्च अधिकारियों तक पहुंचने लगी। लोग जो पहले थाने में जाने से डरते थे, अब उन्हें भरोसा होने लगा कि अगर उनके साथ कुछ गलत होगा तो उन्हें इंसाफ मिलेगा। मीडिया में यह खबर लगातार चलती रही। अखबारों की सुर्खियां बनी कि एक लड़की की हिम्मत और एक मां की ईमानदारी ने सिस्टम को आईना दिखाया। धीरे धीरे यह केस सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया। कई जगह महिलाओं ने कहा कि अब उन्हें आवाज उठाने की हिम्मत मिली है। कॉलेजों में आर्या को बुलाकर सम्मानित किया जाने लगा। छात्राओं ने कहा, दीदी, आपने हमें सिखाया कि डरने से अच्छा है सच के लिए खड़ा होना। दूसरी ओर निलंबित और बर्खास्त किए गए इंस्पेक्टर और एसएचओ अब जेल की सलाखों के पीछे थे। उनकी आंखों में पछतावा साफ झलकता था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वे समझ गए थे कि जिस वर्दी को उन्होंने अपनी ताकत समझा, वही अब उनके पतन का कारण बन गई। समाज में एक नई सोच जन्म ले रही थी। लोग कहने लगे कि अगर कानून का इस्तेमाल सही लोग करेंगे तो कोई भी गलत व्यक्ति लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। आर्या ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी, लेकिन अब उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास था। वह जान चुकी थी कि डरने से अन्याय और बढ़ता है और आवाज उठाने से बदलाव आता है।
एसपी नंदिता वर्मा भी अब पूरे प्रदेश में मिसाल बन चुकी थीं। लोग उन्हें महिला शक्ति और ईमानदारी की प्रतीक मानने लगे थे। उनका नाम सुनते ही पुलिसकर्मियों को जिम्मेदारी याद आने लगती थी। इस तरह एक मामूली लगने वाली घटना ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया और आने वाली पीढ़ियों को यह सबक दे दिया कि अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच और हिम्मत से उसका सामना किया जा सकता है। शहर की गलियों में जब जब कोई लड़की साइकिल या स्कूटी पर निकलती तो लोग फुसफुसाते। यही वह शहर है जहां एक लड़की ने पुलिस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था, मगर उस घटना की गूंज हर ओर सुनाई देती थी। आर्या अब अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और समाज सेवा में कदम बढ़ा रही थी। वह कॉलेजों, स्कूलों और मोहल्लों में जाकर युवतियों से कहती, डरना मत। अगर कोई तुम्हें गलत कहे या अपमानित करे तो चुप मत रहना, आवाज उठाओ, क्योंकि जब तुम चुप रहती हो तो अन्याय ताकतवर होता जाता है। उसकी बातें सुनकर लड़कियों की आंखों में चमक आ जाती। वे ताली बजाकर उसका हौसला बढ़ाती। उसकी मां नंदिता वर्मा अब भी अपने पद पर ईमानदारी से काम कर रही थी। उनके काम करने का तरीका पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ था। लोग कहते थे, यह वही अधिकारी हैं जिनकी बेटी को गलत तरीके से थाने में बैठाया गया था और इन्होंने कानून का सहारा लेकर साबित किया कि पद या ताकत नहीं, बल्कि सच सबसे बड़ी शक्ति है। थानों में अब माहौल बदल चुका था। सिपाही से लेकर दरोगा तक हर कोई सतर्क रहने लगा, क्योंकि उन्हें याद था कि अगर कभी उन्होंने जनता के साथ अन्याय किया तो वही जनता सबूत बनाकर उन्हें कटघरे में खड़ा कर देगी और अदालत तक घसीट ले जाएगी। मीडिया में भी कई बार इस केस का जिक्र होता और यह कहा जाता कि यह केस सिर्फ एक लड़की की जीत नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जीत है, क्योंकि लोकतंत्र में असली ताकत जनता के पास होती है और अगर जनता जाग जाए तो कोई भी ताकत उसे दबा नहीं सकती। इंस्पेक्टर राघव चौहान और एसएचओ विक्रम राठौर अब जेल में थे। उनकी हालत दयनीय थी। वे अक्सर कहते, काश उस दिन हमने अपनी वर्दी की इज्जत समझी होती, काश हमने गुस्से को काबू में रखा होता। मगर अब पछताने से कुछ नहीं बदल सकता। उनके परिवार वाले भी समाज में सिर उठाकर चलने लायक नहीं बचे थे। यह दृश्य बाकी पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा सबक बन चुका था। दूसरी ओर आर्या की जिंदगी में अब नया अध्याय शुरू हो रहा था। लोग उसे प्रेरणा मानने लगे थे। वह सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी, बल्कि आंदोलन की प्रतीक बन चुकी थी। उसकी आंखों में चमक और शब्दों में विश्वास था। लोग कहते थे, यह वही आर्या है जिसने दिखाया कि इंसाफ पाने के लिए बड़े पद या ऊंचे संबंध जरूरी नहीं होते। जरूरी है तो बस हिम्मत और सच पर टिके रहने की ताकत। शादी ब्याह के समारोहों में जब कोई उसे देखता तो गर्व से कहता, यही वह लड़की है जिसने पुलिस वालों को कटघरे में खड़ा किया था। और बच्चे उसे देखकर कहते, दीदी हमें भी आपके जैसा बनना है। शहर की दीवारों पर पोस्टर लगे थे जिन पर लिखा था, डर को हराओ, सच को अपनाओ। और उन पोस्टरों में आर्या की मुस्कुराती तस्वीर होती थी। यह तस्वीर अब पूरे समाज के लिए उम्मीद का प्रतीक बन गई थी। नंदिता वर्मा अक्सर अपनी बेटी को देखकर सोचती, ईश्वर ने मुझे बेटी दी थी, मगर इसने मेरे सपनों से भी ज्यादा कर दिखाया है। ये सिर्फ मेरी बेटी नहीं, बल्कि इस शहर की बेटी है और एक दिन यह देश की बेटियों की प्रेरणा बनेगी। आर्या जब भी आईने में खुद को देखती तो उसे उस थप्पड़ की गूंज सुनाई देती जो इंस्पेक्टर ने सड़क पर मारा था। मगर अब वह थप्पड़ उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत बन चुका था, क्योंकि उसी थप्पड़ से उसकी जिंदगी ने करवट ली थी और उसने सीखा था कि सच्चाई चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना लगे, उसका रास्ता हमेशा जीत की ओर ले जाता है। और इस तरह उस घटना ने न सिर्फ एक माँ बेटी की जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे समाज को यह संदेश दिया कि कानून का अस्तित्व तभी सार्थक है जब जनता उसे अपनी ढाल बना सके और अन्याय को ललकार सके। यह कहानी यहां खत्म होती है, मगर इसका असर आने वाली पीढ़ियों में जिंदा रहेगा,
क्योंकि जब भी कोई लड़की डरकर पीछे हटने लगेगी तो कोई न कोई उसकी आंखों में देखकर कहेगा। याद कर आर्या को और आगे बढ़ा